नमस्कार, मैं सुरेश कुमार, भूतपूर्व सैनिक। आज हम बात करेंगे उचाना कलां विधानसभा चुनाव की। बैलेट वोट की गिनती क्या होगी दोबारा, ये हमारा सवाल है। क्या पलट सकते हैं चुनाव परिणाम, ये भी हमारा सवाल है, क्योंकि उचाना कलां विधानसभा चुनाव को लेकर हाई कोर्ट में केस पेंडिंग है और उसकी अगली सुनवाई 7 मार्च को होनी है। 5 अक्टूबर 2024 को हरियाणा के अंदर विधानसभा के चुनाव हुए थे। 8 अक्टूबर 2024 को उनका रिजल्ट आया था। आपको याद होगा, उचाना कलां विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी के प्रत्याशी सिर्फ 32 वोटों से जीते थे और हार हुई थी कांग्रेस के प्रत्याशी की। कांग्रेस के प्रत्याशी ने नवंबर 2024 में ही हाई कोर्ट में केस फाइल कर दिया था। जब केस फाइल किया गया उस समय याचिका के अंदर कई मुद्दे उठाए गए थे, लेकिन बाद में सभी मुद्दे ड्रॉप करके एक मॉडिफाई याचिका फाइल की गई, जिसमें सिर्फ इतना ही कहा गया कि सिर्फ बैलेट वोट की गिनती दोबारा से करवाई जाए, जिसका बीजेपी के एमएलए ने, जिसकी जीत हुई थी, उन्होंने विरोध किया था, लेकिन हाई कोर्ट ने उनकी एप्लीकेशन को खारिज कर दिया था। उसके बाद बीजेपी के एमएलए ने हाई कोर्ट में एक और एप्लीकेशन लगाई थी कांग्रेस के प्रत्याशी की इस याचिका को खारिज करने के लिए, लेकिन हाई कोर्ट ने उसको भी सुनवाई के बाद खारिज कर दिया था। जिसके बाद बीजेपी के एमएलए ने सुप्रीम कोर्ट में केस फाइल किया था हाई कोर्ट के दोनों इन फैसलों के खिलाफ। सुप्रीम कोर्ट ने पहली सुनवाई के बाद हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी थी और अगली जो तारीख दी थी वो दी थी 19 जनवरी 2026। 19 जनवरी 2026 को बीजेपी के एमएलए के वकील की तरफ से सुप्रीम कोर्ट से आगे समय मांगा गया। समय देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने फरवरी की डेट लगाई थी और फरवरी में फाइनल सुनवाई के बाद बीजेपी एमएलए की जो सुप्रीम कोर्ट में याचिका थी, एसएलपी थी, उसको खारिज कर दिया। जिसके बाद से हाई कोर्ट में फिर से केस की सुनवाई होनी है, क्योंकि कांग्रेस प्रत्याशी ने अपनी एप्लीकेशन लगाकर उस केस की सुनवाई के लिए निवेदन किया है, जिसकी अगली सुनवाई अभी 7 मार्च को होनी है। ये आने वाला समय बताएगा कि बैलेट वोट की गिनती होगी या नहीं होगी। अगर गिनती होती है तो क्या चुनाव परिणाम बदल सकते हैं, ये आने वाला समय बताएगा। याचिका में जो मेन मुद्दा उठाया गया है वो यही है, बहुत से बैलेट वोट को गलत तरीके से कैंसिल किया गया है। याचिका के अनुसार 215 ऐसे वोट है जो मेन विवाद का विषय है। आपको याद होगा चंडीगढ़ के मेयर चुनाव का, उसमें किस तरह से वोटों को गलत तरीके से कैंसिल किया गया था। मामला जब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा तो परिणाम बदल गए थे। ऐसा ही यहां भी हो सकता है। इस मामले में हाई कोर्ट के मेन आपको इंटरिम ऑर्डर दिखाएंगे, उनके बारे में बताएंगे। सुप्रीम कोर्ट के क्या ऑर्डर हैं वो आपको दिखाएंगे, उसके बारे में दिखाएंगे। सबसे पहले आपको केस का स्टेटस दिखा देते हैं। यहाँ टॉप में देखेंगे, ये केस का नंबर है ईपी यानी कि इलेक्शन पिटीशन 7 है। 20 नवंबर 2024 को ये केस फाइल किया गया था। ब्रजेंद्र सिंह जो कांग्रेस के प्रत्याशी थे, उनकी तरफ से केस फाइल किया गया था। देवेंद्र चतुर्भुज अत्री जो कि बीजेपी के एमएलए हैं, उनके खिलाफ ये केस फाइल किया गया था। यहाँ आप स्टेटस देखेंगे, ये पेंडिंग है और जो इसकी नेक्स्ट डेट है वो 7 मार्च 2026 दिखा रहा है। नीचे बहुत सी सीएम एप्लीकेशन लगाई गई है, दोनों पक्षों की तरफ से ये एप्लीकेशन लगाई गई है। यहाँ नीचे आप देखेंगे वही इलेक्शन पिटीशन नंबर 7 है 2024 की। लेफ्ट साइड में आप डेट देखेंगे 9 जनवरी 2025 और फिर ये आगे बढ़ते जाएंगे। 2025 में कितनी हाई कोर्ट में सुनवाई हुई थी, ये सारी वो डेट शो की हुई है। ऊपर लास्ट में टॉप में जाके देखेंगे 10 फरवरी 2026। कांग्रेस के प्रत्याशी ने हाई कोर्ट में एप्लीकेशन लगाकर अपने पेंडिंग केस की सुनवाई के लिए अपील की थी। उसके बाद से नेक्स्ट डेट मिली है 7 मार्च। अब आपको एक एक करके हाई कोर्ट के इंटरिम ऑर्डर दिखा देते हैं, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर भी आपको दिखा देते हैं और समझाने की कोशिश करते हैं उसमें क्या लिखा हुआ है। यहाँ टॉप में देखिए, ब्रजेंद्र सिंह वर्सेस देवेंद्र चतुर्भुज अत्री, इन दोनों के बीच का ये मामला है। याचिकाकर्ता के वकील यानी कि कांग्रेस प्रत्याशी के वकील की तरफ से निवेदन किया गया है कि वो अपनी जो मेन याचिका है उसमें संशोधन करना चाहता है। उसमें संशोधन करके सिर्फ बैलेट वोट की गिनती तक ही अपनी याचिका को सीमित करना चाहता है और इसलिए उनके द्वारा जो एप्लीकेशन लगाई गई थी 17/E/2025 उसको विड्रा करना चाहता है और हाई कोर्ट ने उसको ये आज़ादी दे दी कि वो अमेंडेड पिटीशन फाइल कर सकता है। इस तरह से जो उनकी सीएम एप्लीकेशन थी 17/E/2025 उसको विड्रा कर लिया है और आज़ादी दे दी गई है कि वो संशोधित याचिका अपनी हाई कोर्ट में फाइल कर सकता है, जिसमें सिर्फ बैलेट पेपर की गिनती के बारे में याचिका करनी है और ये अगली डेट लगाई गई थी 29/5/2025। रिस्पोंडेंट नंबर 1 यानी कि जो बीजेपी की एमएलए हैं, उनको सीएम एप्लीकेशन 13E और 18E का जवाब फाइल करना था और ये हाई कोर्ट के इंटरिम ऑर्डर देखेंगे 26/5/2025 के हैं।
हाई कोर्ट के ये अगले इंटरिम ऑर्डर हैं ब्रजेंद्र सिंह वर्सेज देवेंद्र चतुर्भुज अत्री। ये एप्लीकेशन भी कांग्रेस प्रत्याशी की तरफ से लगाई गई है और इसमें इन्होंने टाइम मांगा है हाई कोर्ट से। उन्होंने जो संशोधित याचिका फाइल करनी है उसके लिए हाई कोर्ट ने समय देते हुए निर्देश दिए कि 7/6/2025 तक एडवांस कॉपी काउंसिल अपोजिट यानी बीजेपी के जो एमएलए हैं उनको दी जाए। अगर छुट्टियों के दौरान एप्लीकेशन फाइल होती है तो उसको रजिस्ट्री में फाइल करवा जाए। बीजेपी प्रत्याशी को निर्देश दिए हैं कि वो 1/7/2025 को या उससे पहले अपना जवाब फाइल करे और अगली तारीख लगाई थी 2 जुलाई 2025। ये इंटरिम ऑर्डर हैं 29/5/2025 के। ये हाई कोर्ट के अगले इंटरिम ऑर्डर हैं ब्रजेंद्र सिंह वर्सेज देवेंद्र चतुर्भुज अत्री। केस की पेंडेंसी के दौरान ही अर्ली स्टेज में ही पेटिशनर की तरफ से एक याचिका फाइल की गई है जो कि ऑर्डर 6 रूल 17 सीपीसी इसके तहत ये अमेंडेड एप्लीकेशन फाइल की गई है। हाई कोर्ट ने पेटिशनर यानी कि कांग्रेस प्रत्याशी और रिस्पोंडेंट नंबर 1 यानी कि बीजेपी प्रत्याशी दोनों का पक्ष सुनने के बाद और जो रिकॉर्ड था उसको देखने के बाद जो संशोधित याचिका फाइल की गई थी उस पर इस तरह से अपनी फाइंडिंग दी है या निर्णय दिया है। संशोधित याचिका के द्वारा कांग्रेस प्रत्याशी ने ये निवेदन किया है कि वो सेटिस्फाई हो जाएंगे अगर हाई कोर्ट 215 रिजेक्टेड जो वोट हैं यानी कि बैलेट पेपर हैं उनको दोबारा से जांच करवा के और उनकी बैलेट पेपर की काउंटिंग करवा जाए। बीजेपी के प्रत्याशी की वकील की तरफ से इसका विरोध किया गया और उन्होंने कहा कि इस तरह से जो संशोधित याचिका है उसको अलाउ नहीं करना चाहिए। साथ में इन्होंने कुछ सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के हवाले दिए हैं। ये केस है महेंद्र प्रताप वर्सेज कृष्णपाल एंड अदर्स के नाम से इसका हवाला दिया गया है। नीचे आकर देखेंगे एक और केस का हवाला दिया गया है कैलाश वर्सेज नक्खू एंड अदर्स के नाम से। रिस्पोंडेंट नंबर 1 यानी बीजेपी प्रत्याशी की तरफ से हाई कोर्ट में लिखित में जवाब फाइल नहीं किया गया और दूसरे बंदों को जो पार्टी बनाया गया था वो यहाँ पर एक्स पार्टी हो चुके हैं। कांग्रेस प्रत्याशी ने जो संशोधित याचिका फाइल की है जिसमें सिर्फ वैलिड वोट की गिनती के लिए प्रेरित की गई है वो इसलिए की गई है ताकि इस केस का निपटारा जल्दी हो सके। ये किसी प्रकार से कानूनी प्रक्रिया से बाहर नहीं है और जो रिप्रेजेंटेशन पीपल एक्ट है उसका भी यहाँ पर उल्लंघन नहीं किया गया है। संशोधित याचिका में याचिकाकर्ता ने अपनी याचिका को सिर्फ बैलेट वोट की गिनती तक जो सीमित किया गया है उसमें भी किसी प्रकार की कानूनी अड़चन नहीं है। यहाँ आगे एक रूल का हवाला दिया गया है और 6 रूल 17 सीपीसी जिसको निम्न प्रकार से पढ़ा जा सकता है। आगे पॉइंट नंबर 11 में आएंगे। ऑर्डर 6 रूल 17 ऑफ सीपीसी को पढ़ा उसके अनुसार इस तरह की संशोधित याचिका को स्वीकार किया जा सकता है। जो मेन याचिका में कंट्रोवर्सी थी सिर्फ उसी पर इसको सीमित किया गया है। इस तरह की संशोधित याचिका को स्वीकार किया जा सकता है जब मेन याचिका में कोई मुख्य संशोधन ना किया गया हो। और इस याचिका में यही संशोधित किया गया है कि जो मेन याचिका में पहले से ही ग्राउंड दिया हुआ है बैलेट पेपर की गिनती के लिए वहीं तक सीमित रखने के लिए निवेदन किया गया है। इस तरह से संशोधित याचिका को हाई कोर्ट ने स्वीकार कर लिया है। रिस्पोंडेंट नंबर 1 यानी कि बीजेपी प्रत्याशी की तरफ से हाई कोर्ट में कोई लिखित जवाब नहीं दिया गया क्योंकि केस शुरुआती स्टेज में ही है। इस तरह से रिस्पोंडेंट नंबर 1 यानी कि बीजेपी प्रत्याशी को ये किसी प्रकार से नुकसान नहीं कर रहा है। ऊपर दिए गए जो तथ्य थे उनके आधार पर और बीजेपी प्रत्याशी की तरफ से कोई भी लिखित जवाब नहीं देने के कारण संशोधित याचिका तथा जो संशोधित याचिका फाइल की गई है उसमें मेन याचिका में बदलाव नहीं किया गया है बल्कि मेन याचिका में जो पॉइंट डाले गए थे उन पॉइंटों को कम करके सिर्फ वैलिड वोट की गिनती तक इसको सीमित किया गया है। इसलिए कांग्रेस प्रत्याशी की संशोधित याचिका को हाई कोर्ट ने स्वीकार कर लिया है और अगली तारीख लगा दी है 11/7/2024। ये इंटरिम ऑर्डर हैं 10/7/2025 के। ये हाई कोर्ट के अगले इंटरिम ऑर्डर हैं ब्रजेंद्र सिंह वर्सेज देवेंद्र चतुर्भुज अत्री। बीजेपी प्रत्याशी की तरफ से कांग्रेस प्रत्याशी की जो संशोधित याचिका थी उसको खारिज करने के लिए हाई कोर्ट में ये एप्लीकेशन लगाई गई है और हवाला दिया गया है ऑर्डर 7 रूल 11 जिसको S-151 सीपीसी 1908 और दूसरे जो सेक्शन है 81, 83, 86 उसके साथ पढ़ने के लिए कहा गया है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 जिसको शॉर्ट में आरपी एक्ट कहते हैं। इससे पहले भी बीजेपी प्रत्याशी की तरफ से एप्लीकेशन लगाई थी सीएम नंबर 16E जो कि रूल 6/16 ऑर्डर 7 रूल 11 और S-151 सीपीसी जिसको पढ़ा गया साथ में 81, 83, 86 रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1951 ओरिजिनल इलेक्शन पेटिशन को रद्द करने के लिए लगाई गई थी जिसको हाई कोर्ट ने 23/5/2025 को
डिसमिस कर दिया था। यानी कि बीजेपी प्रत्याशी ने जो एप्लीकेशन लगाई थी कांग्रेस प्रत्याशी की मेन याचिका को खारिज करने के लिए, उसको हाई कोर्ट ने डिसमिस कर दिया था 23/5/2025 को। बाद में याचिकाकर्ता ने ऑर्डर 6 रूल 17 ऑफ सीपीसी उसके तहत एक अमेंडेड इलेक्शन पिटीशन लगाई थी, जो कि पहले वाली पिटीशन थी 7/2024। इसमें एक सीएम एप्लीकेशन लगाई है 27E, जिसके ऑर्डर हुए हैं 10/7/2025 को, और हाई कोर्ट ने इसको अलाउ कर दिया था सीएम 27E। और इस तरह से जो संशोधित याचिका थी उसको हाई कोर्ट ने रिकॉर्ड पे ले लिया था। इसके बाद जो पेटिशनर की संशोधित याचिका थी उसको रिकॉर्ड पे लेने के बाद ये ऑर्डर दिए थे 11/7/2025 को, और इस तरह से उनकी जो प्रार्थना थी वो स्वीकार कर ली गई थी। जब इस केस की सुनवाई 27 अगस्त 2025 को हुई तो रिस्पोंडेंट नंबर 1 यानी कि बीजेपी प्रत्याशी की तरफ से बताया गया कि एक एप्लीकेशन लगाई है ऑर्डर 7 रूल 11 सीपीसी 1908 के तहत, जो कि सीएम नंबर 36E है। उन्होंने कहा कि इसका लिखित जवाब देने की जरूरत नहीं थी, सिर्फ मौखिक रूप से उसका विरोध किया था। उनके वकील की तरफ से निम्नलिखित कुछ सवाल किए गए थे। पहला सवाल है कि जो संशोधित याचिका फाइल की गई थी वो अटेस्टेड ट्रू कॉपी नहीं थी। दूसरा सवाल किया गया है कि जो फोटो कॉपी दी गई थी रिस्पोंडेंट नंबर 1 को यानी कि बीजेपी प्रत्याशी को, उस पर याचिकाकर्ता यानी कि कांग्रेस प्रत्याशी के सिग्नेचर नहीं थे। तीसरा जो सवाल किया गया है, जो कॉपी सप्लाई की गई है वो सही तरीके से वेरीफाई नहीं की गई थी। चौथा सवाल किया गया है कि जो याचिकाकर्ता है यानी कि कांग्रेस प्रत्याशी ने सफिशिएंट नंबर यानी जितनी कॉपी चाहिए थी उतनी कॉपी रिस्पोंडेंट को सप्लाई नहीं की थी, यानी बीजेपी के प्रत्याशी को सप्लाई नहीं की गई थी। और पांचवा सवाल किया गया है कि जो पेटिशनर है यानी कांग्रेस प्रत्याशी है उसने खुद संशोधित याचिका फाइल नहीं की थी, जो कि आरपी एक्ट के अनुसार जरूरी था। इस तरह से उन्होंने निवेदन किया कि जो संशोधित याचिका है उसको डिसमिस किया जाए। कांग्रेस प्रत्याशी के वकील ने बीजेपी प्रत्याशी के वकील के सवालों का विरोध किया और उन्होंने कोर्ट को बताया कि जो संशोधित याचिका फाइल की गई है उसमें किसी प्रकार से कानून का उल्लंघन नहीं किया गया है, वेरिफिकेशन वगैरह अटेस्टेड की गई है, सफिशिएंट कॉपी सप्लाई की गई है। ये सिर्फ इसलिए सवाल उठा रहे हैं ताकि फैसले में देरी हो सके। पहले ही इस मामले में देरी हो चुकी है, आगे भी इसमें देरी करना चाहते हैं, सिर्फ इसीलिए सवाल उठा रहे हैं। दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद कोर्ट ने इस प्रकार से ये जजमेंट दिया है कि जो सवाल उठाए गए हैं कि अटेस्टेड ट्रू कॉपी नहीं दी गई है, पेटिशनर के उसके ऊपर साइन नहीं थे, प्रॉपरली उसको वेरीफाई नहीं किया गया है, ये सवाल तब बनते जब संशोधित याचिका में कोई नए पॉइंट जोड़े जाते। यहाँ संशोधित याचिका में कोई नए पॉइंट नहीं जोड़े गए हैं, बल्कि मुख्य जो याचिका थी उसमें से बहुत से पॉइंटों को हटा दिया गया है और अपनी याचिका को सिर्फ 215 जो रिजेक्टेड वोट थे उनकी काउंटी तक इस प्रेयर को रखा गया है। संशोधित याचिका में एक भी पॉइंट को बढ़ाया नहीं गया है, बल्कि पॉइंटों को कम किया गया है। इस तरह से जो आरपी एक्ट है उसका S83 के सब पॉइंट 2 का कोई उल्लंघन नहीं किया गया है, क्योंकि जो संशोधित याचिका है उसमें कोई चीज बढ़ाई नहीं गई है, बल्कि मेन याचिका में से जो पॉइंट्स थे उनको कम किया गया है। यानी जो जो मुद्दे मेन याचिका में उठाए गए थे उनको कम किया गया है और कम करके सिर्फ बैलेट वोट की गिनती तक सीमित किया गया है। तो इस तरह से S81 S83 जो आरपी एक्ट है उसका किसी तरह से उल्लंघन नहीं किया गया, और इस तरह से सेक्शन 86 जो रिपब्लिक एक्ट है उसके तहत कांग्रेस प्रत्याशी की संशोधित याचिका को डिसमिस नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने कहा जो इलेक्शन पिटीशन है वो सही तरीके से फाइल की गई है और इस तरह से ऑर्डर 7 रूल 11 सीपीसी के तहत इसको खारिज नहीं किया जा सकता। संशोधित याचिका इसलिए फाइल की गई है ताकि जो रिजेक्टेड बैलेट वोट थे उनकी दोबारा से गिनती करवाई जा सके, और पहले वाली मेन याचिका में भी ये डिमांड की गई है। इससे पहले भी रिस्पोंडेंट नंबर 1 यानी कि बीजेपी प्रत्याशी की तरफ से ऑर्डर 7 रूल 11 के तहत संशोधित याचिका फाइल करने के खिलाफ विरोध किया गया था, जिसको हाई कोर्ट ने 23/5/2025 को डिसमिस कर दिया था। और हाई कोर्ट ने 23/5/2025 को जो बीजेपी प्रत्याशी की एप्लीकेशन को डिसमिस किया था, बीजेपी प्रत्याशी ने उसको आगे चैलेंज नहीं किया है। इस तरह से जो संशोधित याचिका है उसको नहीं रोक सकते हैं, और जो संशोधित याचिका है उसमें किसी भी पॉइंट को बढ़ाया नहीं गया है, बल्कि मेन याचिका में जो पॉइंट डाले गए थे उनको कम किया गया है और यहाँ तक सीमित किया गया है कि जो बैलेट वोट है सिर्फ उनकी गिनती की जाए। इस तरह से कोर्ट ने किया कि कोई मेरिट नहीं है, इसलिए सीएम नंबर 36E
उसको डिसमिस किया जाता है और ये बीजेपी प्रत्याशी की तरफ से एप्लीकेशन लगाई गई थी कांग्रेस प्रत्याशी की संशोधित याचिका को खारिज करने के लिए। नीचे इंटरिम ऑर्डर की डेट देखेंगे 18/9/2025। हाई कोर्ट के ये एक और इंटरिम ऑर्डर हैं बिरजेंद्र सिंह वर्सेज देवेंद्र चतुर्भुज अत्री। यहाँ एक एप्लीकेशन लगाई है CM 46E/2025 जिसमें एप्लीकेशन को विड्रा करने की परमिशन मांगी गई है और उसको डिस्पोज ऑफ कर दिया है। मेन याचिका थी उससे कुछ पॉइंट उभर के आए हैं, वो इस प्रकार है। इसमें सवाल उठाए गए हैं कि जिन बैलेट वेट की गिनती नहीं की गई है क्या उसमें कानून का उल्लंघन हुआ है, जो बैलेट वोट रिजेक्ट किए गए हैं क्या वो सही तरीके से पूरी प्रक्रिया अपना के रिजेक्ट किए गए हैं। अगला सवाल है अगर रिजेक्टेड बैलेट वोट की गिनती होती है क्या चुनाव परिणाम बदल सकते हैं। अगला सवाल है क्या याचिकाकर्ता किसी प्रकार की रिलीफ लेने का अधिकार रखता है। इस तरह से हाई कोर्ट ने याचिकाकर्ता की पिटीशन को एविडेंस के लिए ले लिया है। याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि एविडेंस के लिए इसको 22/9/2025 को रखा जाए और ऑप्शन की गवाही के लिए टाइम दिया जाए। अपोजिट काउंसिल यानी बीजेपी प्रत्याशी के वकील की तरफ से कहा गया कि 22 तारीख को वो उपलब्ध नहीं है हाई कोर्ट में, इसलिए केस की जो अगली सुनवाई रखी 23/9/2025 को एविडेंस के लिए। उपरोक्त के आधार पर नॉन ऑफिशियल की गवाही के लिए केस को 23/9/25 के लिए लिस्ट कर दिया है। तब तक जो फीस है डाइट मनी है वो सब पेटिशनर ने जमा करवानी थी 22/9/2025 तक। CM नंबर 4445E/2025 ये हाई कोर्ट में ऑर्डर 16 रूल 1A CPC के तहत विटनेस के लिए लगाई गई थी। इनको हाई कोर्ट ने रिकॉर्ड पर ले लिया है और यहाँ नीचे इंटरिम ऑर्डर की डेट देखेंगे 19/9/2025। 23/9/2025 को एक ही गवाह हाई कोर्ट में हाजिर हुआ था और कोई भी गवाह वहां पर हाजिर नहीं हुआ। इस केस में याचिकाकर्ता की तरफ से प्रमाण हाई कोर्ट में प्रस्तुत करने के लिए अगली तारीख लगा दी थी 8/10/2025 और इस तरह से जो ये एप्लीकेशन थी इनको डिस्पोज ऑफ कर दिया। नीचे ये डेट देखेंगे 23/9/2025। ये हाई कोर्ट के अगले इंटरिम ऑर्डर हैं बिरजेंद्र सिंह वर्सेज देवेंद्र चतुर्भुज अत्री। इस केस में चीफ इलेक्शन ऑफिसर 30 बेस बिल्डिंग 17C सेक्टर 17 चंडीगढ़ के माध्यम से रिटर्निंग ऑफिसर जींद को दस्ती समन भेज दिए थे। 37 उचाना कला विधानसभा चुनाव क्षेत्र के रिटर्निंग ऑफिसर मिस्टर विवेक आर्य IAS की तरफ से मिस्टर दीपांशु जांगड़ा इलेक्शन कानूनगो इलेक्शन ऑफिस जींद से हाई कोर्ट में हाजिर हुए थे और उन्होंने हाई कोर्ट को बताया कि मिस्टर विवेक आर्य IAS ऑफिसर जिनको हाई कोर्ट में हाजिर होना था वो उनकी तरफ से आए हैं। रिटर्निंग ऑफिसर देहरादून ट्रेनिंग के लिए गए हैं 6/10/2025 से 10/10/2025 तक। कोर्ट ने जो अगली डेट दी वो मिस्टर विवेक आर्य आइस को कन्वे कर दी जाएगी यानी कि बता दी जाएगी। दोनों पार्टीज की रिक्वेस्ट के बाद अगली जो डेट लगाई थी 4/11/2025 याचिकाकर्ता को आजादी दे दी कि वो फ्रेश समन विटनेस को भेज सकते हैं। नीचे इंटरिम ऑर्डर की डेट देखेंगे 8/10/2025। हाई कोर्ट के ये अगले इंटरिम ऑर्डर देख लीजिए बिरजेंद्र सिंह वर्सेज देवेंद्र चतुर्भुज अत्री। याचिकाकर्ता के वकील की तरफ से हाई कोर्ट को बताया गया सुप्रीम कोर्ट में केस फाइल हो चुका है और सुप्रीम कोर्ट ने निवेदन किया है कि जब तक सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट नहीं आता तब तक इस केस की हाई कोर्ट में सुनवाई ना की जाए। क्योंकि मामला सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग था इसलिए ये केस यहीं पे खत्म होता है यानी कि रोक दिया जाता है। याचिकाकर्ता को आजादी दी गई कि जैसे ही सुप्रीम कोर्ट से स्टे हटता है याचिकाकर्ता हाई कोर्ट में एप्लीकेशन लगाकर इस केस की सुनवाई के लिए निवेदन कर सकता है और ये इंटरिम ऑर्डर देखेंगे 4/11/2025। क्योंकि मामला सुप्रीम कोर्ट में जा चुका था अब आपको सुप्रीम कोर्ट के इंटरिम ऑर्डर दिखा देते हैं। यहाँ टॉप में देखिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया स्पेशल लीव पेटिशन जिसको हम शॉर्ट में SLP बोलते हैं और इसका नंबर है 55-327/2025। ये केस फाइल किया गया हाई कोर्ट के ऑर्डर के खिलाफ। हाई कोर्ट के ऑर्डर थे 18/9/2025 को जो कि CM एप्लीकेशन थी 36/2025 और दूसरे हाई कोर्ट के ऑर्डर थे 23/5/2025 के जो कि CM 16/2025 में हाई कोर्ट ने पास किए थे। सुप्रीम कोर्ट में जो केस फाइल किया गया है बीजेपी के प्रत्याशी देवेंद्र चतुर्भुज अत्री की तरफ से किया गया है और यहाँ पार्टी बना है बिरजेंद्र सिंह यानी कि कांग्रेस का प्रत्याशी। सुप्रीम कोर्ट में इस केस की जो पहली सुनवाई हुई थी वो हुई थी 8 अक्टूबर 2025 को। सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में नोटिस जारी कर दिए थे। रिस्पोंडेंट नंबर 1 यानी कांग्रेस प्रत्याशी के वकील की तरफ से नोटिस स्वीकार कर लिए गए थे और जवाब देने के लिए टाइम मांगा था। सुप्रीम कोर्ट ने 4 वीक का समय दिया काउंटर एफिडेविट फाइल करने के लिए। अगर कोई रिजोइंडर एफिडेविट फाइल करना है उसके लिए
2 वीक का और समय दे दिया है। बाकी जो रिस्पोंडेंट थे वो क्योंकि ऑलरेडी एक्स पार्टी हो चुके थे, इसलिए उनको नोटिस सर्व नहीं किया गया और इस केस की सुनवाई की अगली तारीख फिक्स की गई थी 19/1/2026 को। तब तक हाई कोर्ट में जो केस पेंडिंग था उस पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी थी। 19 जनवरी 2026 को सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ ये इंटरिम ऑर्डर देख लीजिए। टॉप में देखिए, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। सुप्रीम कोर्ट में केस फाइल किया गया था देवेंद्र चतुर्भुज अत्री बीजेपी प्रत्याशी की तरफ से और इसमें रिस्पोंडेंट नंबर 1 है कांग्रेस प्रत्याशी ब्रजेंद्र सिंह। सुप्रीम कोर्ट के 19/1/2026 के इंटरिम ऑर्डर हैं। याचिकाकर्ता यानी बीजेपी प्रत्याशी के वकील ने सुप्रीम कोर्ट से टाइम मांगा और सुप्रीम कोर्ट ने टाइम देते हुए इस केस की अगली सुनवाई की डेट रखी 4/2/2026। 4 फरवरी 2026 को क्या हुआ ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला देख लीजिए। टॉप में देखिए, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। ये केस फाइल किया गया था देवेंद्र चतुर्भुज अत्री बीजेपी प्रत्याशी की तरफ से और इसमें रिस्पोंडेंट नंबर 1 है कांग्रेस प्रत्याशी ब्रजेंद्र सिंह। सुप्रीम कोर्ट में इसकी सुनवाई हुई थी 4 फरवरी 2026 को। सुनवाई के बाद कोर्ट ने इस प्रकार से इसमें ऑर्डर पास किया है। सुप्रीम कोर्ट के सामने इस केस में जो मुद्दे उठाए गए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोई भी मुद्दा ऐसा नहीं है जिससे सुप्रीम कोर्ट इसमें दखल अंदाजी करे। इस तरह से बीजेपी प्रत्याशी की स्पेशल लीव पिटीशन SLP को सुप्रीम कोर्ट ने डिसमिस कर दिया। इसके साथ और भी कोई एप्लीकेशन थी उन सब को भी डिस्पोज ऑफ कर दिया। सुप्रीम कोर्ट में बीजेपी प्रत्याशी की याचिका डिसमिस होने के बाद अब कांग्रेस प्रत्याशी की बारी थी कि वो हाई कोर्ट में एप्लीकेशन लगाए और केस की सुनवाई के लिए निवेदन करे। कांग्रेस प्रत्याशी ने हाई कोर्ट में एप्लीकेशन लगाई और केस की सुनवाई के लिए निवेदन किया। अब आपको हाई कोर्ट के इंटरिम ऑर्डर दिखा देते हैं। यह टॉप में देखिए, ब्रजेंद्र सिंह वर्सेस देवेंद्र चतुर्भुज अत्री। कांग्रेस प्रत्याशी की तरफ से हाई कोर्ट में एप्लीकेशन लगाई है CM 6E26। इसमें केस की सुनवाई के लिए हाई कोर्ट से निवेदन किया है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने बीजेपी प्रत्याशी की जो याचिका थी SLP थी उसको खारिज कर दिया है। इस तरह से हाई कोर्ट ने इसको रिकॉर्ड में ले लिया है। दोनों पार्टी की तरफ से निवेदन करने पर हाई कोर्ट ने इस केस की अगली सुनवाई की तारीख रखी है 7 मार्च 2026। नीचे इंटरिम ऑर्डर की डेट देखेंगे 10/2/2026। अब इस केस की सुनवाई हाई कोर्ट में होनी है जिसके लिए हाई कोर्ट ने 7 मार्च की डेट फिक्स की है। 7 मार्च के बाद भी कई डेट लग सकती हैं जिसमें याचिकाकर्ता की तरफ से अपने प्रमाण प्रस्तुत किए जाएंगे। जो रिटर्निंग ऑफिसर थे उनको भी हाई कोर्ट में जाना पड़ेगा, अपना पक्ष रखना पड़ेगा, अपने प्रमाण देने पड़ेंगे। उसके बाद हाई कोर्ट ये फैसला देगा कि जो रिजेक्टेड वोट है उनकी दोबारा से जांच होनी चाहिए या नहीं, बैलेट वोट की दोबारा से गिनती होनी चाहिए या नहीं। ये फैसला आने के बाद कोर्ट ही ये निर्णय करेगा कि उनकी जांच कब होगी और दोबारा से गिनती कब होगी। 215 बैलेट वोट जो कैंसिल कर दिए थे, रद्द कर दिए थे, अगर जांच के बाद उनमें से ज्यादातर वोट सही पाए जाते हैं और दोबारा से बैलेट वोट की अगर गिनती होती है, गिनती होने के बाद ज्यादातर बैलेट वोट अगर कांग्रेस प्रत्याशी के पक्ष में जाते हैं तो उचाना विधानसभा का चुनाव परिणाम भी बदल सकता है। जैसे कि आपको याद होगा पानीपत के एक गांव बुआना लाखू में ऐसा हुआ था। सरपंच का इलेक्शन था, वो इसी तरह से हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में कई केस फाइल किए गए थे। 2-2.5 साल लगभग वो केस चला था। लास्ट में सुप्रीम कोर्ट में EVM से गिनती करवाई गई और जो हारा हुआ प्रत्याशी था जिसने हाई कोर्ट में केस फाइल किया था दोबारा से गिनती करवाने के लिए, उसकी जीत हुई थी। संभव है उचाना में भी कुछ ऐसा हो सकता है। ये आने वाला समय बताएगा कि कब इसका फैसला आएगा। रिजेक्टेड बैलेट वोट की जांच होती है या नहीं, अगर होती है तो उसके बाद गिनती होने के बाद चुनाव परिणाम बदलते हैं या नहीं। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद।